उस टाइम पर हमें दक्षिण भारत की राजनीति में 4 प्लेयर देखने को मिलते हैं, 4 प्लेयर। यहाँ पर तो मराठे छाप के बैठे थे, हमने पहली क्लास में ही बात किया था। यहाँ पे था निजाम, इधर मराठे हो गए, इधर निजाम हो गए। और कर्नाटिक युद्ध में भी अंग्रेजों ने बाजी मारी थी, उस पे भी हम लोगों ने बात किया था। उधर उसके बाद बक्सर युद्ध जीता था, तो अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पर मजबूत थी। इतना पूरा अंग्रेज छाप के बैठे थे। ये हो गया अपना मैसूर। ये हो गया मैसूर। इधर केरल हो गया, ये मालाबार तट। मैसूर का कब्जा यहाँ तक था, ये मालाबार तट तक। तो उस टाइम पर मैसूर पर शासन किसका था बात करें तो एक वड़यार वंश करके हैं, वड़यार वंश। एक वड़यार वंश के शासक थे कृष्णराज, उनका शासन शासन था मैसूर पर। कृष्णराज, तो कृष्णराज का शासन था मैसूर पर उस टाइम पर, और ये वड़यार वंश से थे। तो हालांकि कृष्णराज का शासन था, कृष्णराज शासक तो थे, लेकिन उनका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं था। वो एक मतलब एक नाम मात्र के शासक थे। जैसे बंगाल में जो नवाब था वो केवल नाम मात्र का नवाब था, उसके पास कोई वास्तविक शक्तियां नहीं थी। शासन कौन चला रहा था? अंग्रेज चला रहे थे। तो वैसे यहाँ पर भी यही चल रहा है। हालांकि यहाँ पर शासन अंग्रेज नहीं चला रहे हैं, जो कृष्णराज के जो बड़े बड़े मंत्री होते थे वही शासन चला रहे हैं, लेकिन शासक के नाम पर कृष्णराज हैं। कृष्णराज सिंहासन पर बैठता था, लेकिन शासन कोई और चलाता था। जो उसके बड़े बड़े मंत्री थे वो कहते थे कृष्णराज को, हट बकलोल, शासन करने के लायक है क्या? बकलोल कहीं का, कुछ आता जाता है नहीं, शासक बने। तो कृष्णराज कहता है क्या करूं फिर मैं? मंत्री कहता है कुछ नहीं, चुपचाप से बैठा रहे अपने सिंहासन पर, शासन हम चलाएंगे, तुम बस देखते जाओ। तो जो पूरा सैन्य शक्ति रहती है और प्रशासन पूरा, वित्तीय शक्ति पूरा उसके मंत्रियों के पास थी। जो कृष्णराज के बड़े बड़े मंत्री थे, पूरी शक्तियां उनके पास थी। उसके मंत्री ही पूरा प्रशासन चलाते थे। तो ये केवल नाम मात्र का शासक शासक था, इसलिए इसको एक अयोग्य शासक भी कहा जाता है। कृष्णराज को अयोग्य शासक कहा जाता है। इसके पास न तो सैन्य शक्ति थी, न तो वित्तीय शक्ति थी, और न ही इसके पास प्रशासन ये दिखता था। प्रशासन पर भी इसका ध्यान, मतलब प्रशासन पर भी इसकी पकड़ नहीं थी। तो पूरा पूरा शासन किसके हाथों में था? इसके मंत्रियों के हाथों में। तो एक एक अयोग्य शासक था ये। तो लिखना चाहे तो लिख लेंगे, अयोग्य शासक था। अभी हम लिखेंगे, पहले से चर्चा कर रहे हैं। तो कृष्णराज एक अयोग्य शासक था, मतलब इसके पास कोई नियंत्रण था नहीं, बस गद्दी पर ऐसे बैठा रहता था बकलोल के जैसा। कहता था ठीक है मैं बैठता हूँ, चलाओ शासन, तुम लोगों को करना है करो, जैसे करना है करो। तो फिर उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर शासन किसका हो गया मैसूर में? कृष्णराज का। और उसके आगे हम बात करें तो मराठों पर हम लोगों ने पहले ही बात किया था, पहली क्लास में ही बात किया था। मराठे उस टाइम पर सर्वाधिक शक्तिशाली थे, और मराठों का पंगा लगभग सभी शक्तियों से ही रहता था। मराठे क्या करते थे, यहाँ निजाम पर, मैसूर पर, इधर बंगाल पर, इधर अवध पर, इधर पंजाब पर, मतलब अपने आसपास पड़ोसी जो रहते थे सभी पर मराठे लगातार हमला करते रहते थे। निरंतर हमला करते रहते थे सभी से, मतलब मराठों का पंगा सभी के साथ ही रहता था। तो मराठे उधर उनसे उलझे हुए थे। और क्या होता है फिर, आप लोगों ने नाम सुना होगा पानीपत का युद्ध। तो मराठी लगातार अपने आसपास पड़ोसियों से लड़ने में उलझे रहते थे। निजाम पर, इधर मैसूर पर, अवध, बंगाल, पंजाब, सभी पर ये लोग ये हमला करते रहते थे। तो इधर अफगानिस्तान से एक अब्दाली करके रहता है आक्रमणकारी। हमने पहली क्लास में भी बात किया था, उसका उसके नाम का जिक्र आया था। तो अफ, अफदाली,
अब्दाली अफगानिस्तान से हैं। और इधर इधर से कौन रहता है, मराठे रहते हैं। तो यहाँ पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है किसके किसके बीच में, मराठों और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कौन रहता है, अब्दाली। अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें मराठों की पराजय होती है। और उसके बाद क्या होता है, मराठों की स्थिति एकदम कमजोर हो जाती है। तो मराठों की स्थिति यहाँ पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों की स्थिति कमजोर हो जाती है। ठीक है। तो मराठे वैसे भी अपने पड़ोसियों से लड़ने में उलझे हुए थे। तो यहाँ पर मराठे और पिट गए तीसरे युद्ध में, अब्दाली से पंगा हो गया। और बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों को हमने बात किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटिक युद्ध होता है। कर्नाटिक युद्ध में 3 कर्नाटिक युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले तो अंग्रेज कर्नाटिक युद्ध में उलझे हुए थे, कर्नाटिक युद्ध में लगे थे अंग्रेज। फिर उसके बाद अंग्रेज बंगाल की तरफ चले गए, पलासी का युद्ध जीता, फिर अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीता। मतलब अंग्रेज लगातार अपनी स्थिति इस एरिया पे मजबूत करने में लगे हुए थे। इस एरिया में, इधर बंगाल का पूरा एरिया अंग्रेज जीत गए थे। पहले तो कर्नाटक में उन्होंने हाथ मारा, फिर पलासी, फिर पूरा बंगाल, अवध, दिल्ली तक उनका प्रभाव हो गया। मतलब मराठे अपनी स्थिति यहाँ पूर्वी इलाके पर, दक्षिण से इधर जो पूर्वी इलाका हो गया, यहाँ पर अंग्रेज अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए थे। अंग्रेजों ने पहले कर्नाटक पर कब्जा किया, फिर पलासी, फिर पूरा बंगाल, अवध, दिल्ली तक अपना प्रभाव कर लिया। तो अंग्रेजों की स्थिति तो यहाँ पर ठीक ठाक थी। यहाँ पर अंग्रेजों की स्थिति ठीक ठाक थी, क्योंकि अंग्रेज लगे ही इसी में थे। अंग्रेजों ने कर्नाटक का युद्ध शुरू हुआ था 1746 से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1746 में कर्नाटक युद्ध शुरू होता है, पहला कर्नाटक युद्ध तो 1746 में शुरू होता है। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा कर्नाटक युद्ध, और पलासी का युद्ध होता है 1757 में। 1757 में अंग्रेज पलासी का युद्ध लड़ते हैं, उसमें भी जीत जाते हैं। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध जीतते हैं, तो वहां पर भी अंग्रेजों को सफलता मिली। बक्सर के युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र, अवध और दिल्ली तक, इतना बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में आ गया। सोचो, इतना बड़ा क्षेत्र आ गया, कितना खुशी हुआ होगा अंग्रेजों को। कई सारे इनके दिन रात तो पार्टी करने में ही गुजर गए होंगे, कि चलो अभी खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। इससे पार्टी करते करते कई सारी रातें इनकी गुजरी होंगी। तो 64 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज सोचते हैं क्या करें। हाँ, क्लाइव को भेजते हैं। फिर क्लाइव को भेजते हैं अंग्रेज कि जाओ भाई, संधि वंधि करो, अभी आगे क्या करना है करो तुम। क्लाइव को जिम्मेदारी देते हैं आगे क्या करना है। क्लाइव आता है, संधि वगैरह करता है यहाँ भारतीय शासकों से। तो क्लाइव आता है तो 1765 में क्लाइव संधि करता है। तो 1765 तक तो अंग्रेज यहाँ पर उलझे हुए हैं संधि वगैरह करने में। इनका 1765 तक तो ऐसे ही निकल गया टाइम, इसी पूर्वी इलाके में ही। हालांकि अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पर मजबूत हो गई थी, लेकिन 1765 तक उनका टाइम निकल गया था। तो उसी, और ये जो निजाम था, निजाम की बात करें तो कर्नाटक युद्ध में ये भी उलझा हुआ था। हम लोगों ने बात किया था, हैदराबाद में फ्रांसीसी थे और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चलता रहता था। तो निजाम भी उसी में उलझा हुआ था कि भाई इधर से फ्रांसीसी हमला न कर दे, अंग्रेज हमला न कर दे। तो निजाम भी उसी में उलझा हुआ था कि फ्रांसीसी हमला करेंगे कि अंग्रेज हमला करेंगे, इससे बचना है, इससे बचना है। तो उसी में निजाम भी उलझा हुआ था। मतलब कि अगर हम लोग ओवरऑल देखें ऊपर से, तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो मराठे हैं, दक्षिण भारत में 4 प्लेयर हैं, हमने देख लिया, मराठी, निजाम, इधर अंग्रेज होगी, इधर मैसूर हो गया। तो मराठे तो उलझे हुए थे सबसे। इधर अब्दाली से तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ अब्दाली और मराठों के बीच में। तो मराठी उधर पिट गए और मराठों की पराजय हो गई, इनकी स्थिति कमजोर हो गई, मराठों की स्थिति कमजोर हो गई तीसरे पानीपत के युद्ध से। और अंग्रेज इधर उलझे हुए हैं 1765 तक, कर्नाटक का युद्ध और पलासी का युद्ध, बंगाल का, बक्सर का युद्ध। तो अंग्रेज इधर उलझे हुए हैं। उसी में निजाम भी उलझा हुआ है कि भाई कहीं हम पर कोई हमला न कर दे। निजाम भी उसी में डरा हुआ है, उसी में फंसा हुआ है। तो उसी बीच क्या होता है, अब देखिएगा परिस्थितियां क्या थी, हमने बात कर लिया उस पर। इसमें मिटा देता हूँ।
तो इसी में क्या होता है, एक मैसूर पर किसका शासन था, कृष्णराज का, लेकिन उसका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं था। तो एक हैदर अली नाम का एक घुड़सवार रहता है मैसूर की सेना में, मैसूर की सेना में एक हैदर अली नाम का घुड़सवार रहता है, एक हैदर अली नाम का घुड़सवार रहता है, सैनिक रहता है ये काफी योग्य व्यक्ति था। हैदर अली जो था काफी योग्य व्यक्ति था, काफी बुद्धिमान था, चालाक था और शक्तिशाली भी था, मतलब उसके पास माइंड था, अगर उसको मौका मिले तो कुछ कर सकता है। अभी आगे हम देखेंगे भी वो क्या करता है। तो काफी योग्य व्यक्ति था ये। और अगर आगे बात करें तो हैदर अली ने देखा कि जो कृष्णराज है उसका मैसूर पर कोई वास्तविक नियंत्रण है नहीं, सारी जो पूरा शासन प्रशासन कौन चला रहा है, जो कृष्णराज के बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े मंत्री शक्तिशाली उसके जो मंत्री थे वो पूरा शासन चला रहे हैं, ठीक है। मैसूर पर कृष्णराज का कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है, हैदर अली ने देखा, ठीक है। हैदर अली ने देखा कि इधर मराठे उलझे हुए हैं, मराठों की स्थिति कमजोर हो गई है तीसरे पानीपत के युद्ध से, ठीक है। हैदर अली ने देखा कि तीसरे पानीपत के युद्ध से मराठों की स्थिति भी कमजोर हो गई है और अंग्रेज इधर उलझे हुए हैं, निजाम भी उसी में उलझा हुआ है। तो ये तीनों तो उलझे हुए हैं, अपने में ही जो है फंसे हुए हैं। तो हैदर अली क्या करता है, 1701 1755 में ये 1755 में हैदर अली फौजदार बनता है। एक मैसूर में एक जगह है डिंडी गुल करके, 1755 में डिंडीगुल का ये हैदर अली फौजदार बनता है। कब बनता है, 1755 में। कहाँ का फौजदार बनता है, डिंडीगुल का। तो फैक्ट पे बहुत ज्यादा नहीं जाना है, मैं ऐसे आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो 1755 में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बनता है। डिंडीगुल एक मैसूर में एक जगह है, तो वहां पर ये फौजदार बनता है। फौजदार यानी कि अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर जैसे डीएम हो गए, एसपी हो गए, तो उस टाइम पर फौजदार होते थे। तो अपनी योग्यता के दम पर हैदर अली एक सामान्य घुड़सवार से फौजदार बनता है डिंडीगुल का। और उसके बाद इसने क्या किया, फौजदार बनने के बाद डिंडीगुल में ही एक शस्त्रागार का गठन किया। तो शस्त्रागार यानी कि हम कह सकते हैं एक शस्त्रागार का गठन किया इसने। फौजदार बना, फौजदार बनने के बाद एक शस्त्रागार का गठन भी किया। शस्त्रागार यानी कि जिसमें आधुनिक तोप बंदूक वगैरह रखे जाते हैं, तो उसे शस्त्रागार कहते हैं। तो ठीक है, हैदर अली 1755 में फौजदार बना डिंडीगुल का, उसमें शस्त्रागार का गठन भी किया। तो उसके बाद क्या होता है, हैदर अली काफी चालाक व्यक्ति था, इसके पास माइंड खूब था, माइंड का अपने यूज करता है। जैसे हम लोगों ने पहली क्लास में ही बात किया था, कूटनीति, दरबार में गुटबंदी, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, दरबार में गुटबंदी, अधिकारियों की महत्वाकांक्षा, कूटनीति, ये सब तो भारतीय राज्यों की कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलेगा। तो हैदर अली भी कूटनीति करता है। क्या करता है, जो शक्तिशाली मंत्री थे कृष्णराज के, उनके हाथों में शासन का पूरी बागडोर थी, पूरी शासन की बागडोर उसके शक्तिशाली मंत्री ही चला रहे थे। तो हैदर अली फौजदार बनता है, तो उसके पास काफी शक्ति आ जाती है। धीरे धीरे देखते देखते हैदर अली अपनी स्थिति को मजबूत करता है। और क्या करता है, उसने देखा ये सब उलझे हुए हैं, ठीक है, कहाँ उलझे रहो भैया, हमें तो अपना बस काम करने से मतलब है। हैदर अली क्या करता है, 1761 में हैदर अली 1761 में मैसूर पर जो है जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। जो वहाँ का कृष्णराज शासक रहता है, हैदर अली कहता है, हट ससुरा, शासक बनने के लायक है तू, बकलोल कहीं का, इतना दिन से सिंहासन पर बैठा है, न शासन चलाने आता है, न कुछ करने आता है, शासन कोई और चला रहा है, तुम सिर्फ सिंहासन पर बैठे हो, तो हट बकलोल कहीं का, आज से शासन हमारा हमारा हाथ में हो, तो हम चला तो शासन आज से। तो 1761 में हैदर अली ने पूरे मैसूर पर कब्जा कर लिया और शासन की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया। तो
हैदर अली काफी मतलब कि चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति था। तो क्या करता था, काफी मतलब कि आक्रामक नीति अपनाता था। जैसे अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक हो गया, इधर हो गया मैसूर, ये मालाबार तट हो गया। तो जब हैदर अली बनता है मैसूर का शासक, तो उसने क्या किया, परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उसने देखा कि ये सब उलझे हुए, कहाँ उलझे रहो भैया, उलझे रहो, अच्छी बात है। कहते हैं मौका तो हमारे लिए अच्छा है भैया, छोड़ेंगे नहीं, हम मौका मिला है तो। उसने क्या किया, यहाँ आगे आगे का थोड़ा सा इधर का क्षेत्र, थोड़ा सा इधर का क्षेत्र, ऐसे ऐसे फिर कब्जा कर लिया। और भी मतलब ऐसे कब्जा, अपना क्षेत्र मतलब बढ़ाते जा रहा था, अपने क्षेत्र का विस्तार करते जा रहा था हैदर अली। तो ये सब देख के और पगलाए गए थे जो मराठे थे, निजाम थे। अभी फॉर्मूला क्या है, अभी आज भी हमें देखने को मिलता है, पड़ोसी पड़ोसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। तो उस टाइम पर भी ऐसा रहा होगा, और अंग्रेज भी थे। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां थी हमें देखने को मिलती हैं। तो कुछ हम पॉइंट को लिखेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे आगे क्या क्या होता है घटनाक्रम। हाँ, उस घटनाक्रम पर हम बात करेंगे अच्छे से। तीसरे पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने देखा मैप में अभी, इधर मराठे हैं, इधर निजाम है, इधर अंग्रेज हैं, इधर मैसूर हैं। तो इधर हैदर अली आने के बाद क्या करता है, देखता है ये तीनों उलझे हुए हैं। तो हैदर अली अपने साम्राज्य का विस्तार करने, अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगता है। यहाँ तक था, तो यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ाते जाता है। ये जो केरल का मालाबार तट था, इसमें भी कब्जा कर लिया था उसने। पहले मैसूर यहाँ इतना ही था, तो उसके बाद में हैदर ने इतना पूरा कब्जा किया और इतना कब्जा कर लिया। मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए जा रहा था, क्योंकि उसको लगा कि मौका ठीक है, यही मौका है बढ़िया, सब लोग उलझे हुए हैं, हमें उसका फायदा तो उठाना है कैसे भी करके। तो हैदर अली उसका फायदा उठाता है। तो ये पॉइंट को नोट कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे।